ओके। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में मोशन का बेसिक देखा था, उसमें हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर किया था। आज हम बात करेंगे, कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को, और आज का जो क्लास का हमारा टॉपिक होगा उसमें हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे स्पीड क्या होता है, स्पीड, ठीक है। देखो ये तो बहुत बेसिक है, आप लोग इससे बखूबी परिचित भी होंगे। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जितना आप डिस्टेंस कवर करते हो वहीं आपका क्या होता है? स्पीड होता है। गॉड, समझ में आ रही बात? तो यहां से आप कह सकते हो कि स्पीड जो होता है, स्पीड जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इतनी बात समझ में आ रही है? बहुत बेसिक चीज है। अब देखो स्पीड के बारे में थोड़ा बहुत चीजें और जान लो। जैसे ये तो हो गई डिफिनीशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम या डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। दूसरी चीज, कल हमने आपको बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती हैं, एक को बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी, एक को बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। तो जो स्पीड होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब हो गया इसके पास केवल क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। केवल और केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है। अगर हम यहीं से बात करें इसके एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। और लगे हाथ अगर सीजीएस यूनिट की बात कर लें, सीजीएस यूनिट का मतलब हो गया कि लेंथ को आप सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में मेजर करते हो तो हो जाता है सीजीएस सिस्टम। तो यहां पे क्या हो जाएगा? लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर कर लीजिए, सेंटीमीटर पर सेकंड। ये बात समझ में आ गई? अब देखो अगर हम देखें यहां पे तो हमने लिखा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही लिखे हो। अब देखो अगर हम देखें कि स्पीड का टाइम के साथ क्या रिलेशन है, देखो टाइम के साथ क्या स्पीड का रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। कौन सा रिलेशन? इनवर्स रिलेशन। मतलब अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो इसका मतलब स्पीड क्या होगी? कम होगी। अगर मान लो कि आपका ये घर है, क्या है? घर है, और ये आपका स्कूल है, ठीक है। घर से स्कूल की डिस्टेंस मान लो कि आपके पास 10 किलोमीटर है। अब कोई बोलेगा सर मेरे यहां से तो सामने ही स्कूल है। मैं इन जनरल मान रहा हूं, बता रहा हूं आपको कॉन्सेप्ट। तो मान लीजिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? 10 किलोमीटर। अब मान लो आप घर से स्कूल के लिए चले, अब बाई कार गए। कैसे गए? कार से गए। तो मान लो आपको लगा 15 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा लेते हैं, 30 मिनट लगा। अगर आप बाइक जाते हो तो ये टाइम और लगेगा, 45 मिनट लग गया मान लीजिए। और अगर आप बाइसिकल से जाते हो तो ये मान लेते हैं 1.5 घंटा लग गया, ठीक है, इतना लग गया। अगर आप पैदल जाते हो, बाई फुट जाते हो, तो मान लो आपको 2.5 घंटे लग गए। तो आप देखो डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस सेम है। अगर टाइम कम लग रहा है इसका मतलब जो व्हीकल चल रही थी वो ज्यादा स्पीड से चल रही थी। आप पैदल चल रहे थे, टाइम ज्यादा लग रहा था, इसका मतलब आपकी स्पीड क्या रही होगी? बहुत कम रही होगी। इसका मतलब स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा, अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो आप। बात समझ आ रही है? तो स्पीड और टाइम के बीच में क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा। ये समझ में आ गई बात? चलो अब जब स्पीड आप समझ लेते हो तो थोड़ा सा एक चीज और समझोगे आप यहीं से कि आप यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इसको नोट डाउन करते चलिएगा आप लोग। अब देखो अगर हम बात करें कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, क्योंकि आप स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो इसलिए यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझ सकते हो। देखो
हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन की और बात कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। ध्यान से देखना, अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं तो यूनिफॉर्म मोशन कब होगा? जब स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट। अगर कोई कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है इसका मतलब हो गया कि वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा होगा। अगर वेरिएबल स्पीड होगी, कौन सी स्पीड? वेरिएबल स्पीड, तो इसका मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा। अगर हम यूनिफॉर्म मोशन को समझाने की कोशिश करें कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, तो अगर ऐसा मोशन जिसमें बॉडी जो है इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हो, मोशन ऑफ ए बॉडी in which body travels equal distance in equal interval of time, in equal interval of time। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल करती है तो वो बॉडी क्या कहलाएगी? यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, ठीक है। अब ए से बी तक जाने मान लो 1 घंटे लगते हैं, ये भी 1 घंटे लगते हैं, 1 घंटे लगते हैं, यहां भी 1 घंटे लगते हैं। अगर ए से बी 1 घंटे में वह 1 किलोमीटर चल रहा है, अगले बी से सी 1 घंटे में भी 1 किलोमीटर चल रहा है, अगले 1 घंटे में भी 1 किलोमीटर चल रहा है, अगले 1 घंटे में भी 1 किलोमीटर चल रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि उसकी स्पीड क्या हो गई? अगर स्पीड दिखा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखोगे तो इसका मतलब हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब हो गया 1 किलोमीटर पर आवर ना। तो इसका मतलब अब देखो ये कांस्टेंट स्पीड है हर जगह ना, इसका मतलब हो गया कि ये क्या हो रहा है? इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। इसका मतलब यहां पे क्या हो गया? यूनिफॉर्म मोशन में वो ट्रेवल कर रहा है वो ऑब्जेक्ट। इसी का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहां क्या लिखोगे? मोशन ऑफ ए बॉडी, मोशन ऑफ ए बॉडी in which body travels unequal distance in equal interval of time। अब देखो आपको क्या करना है? टाइम तो इक्वल रखना है, लेकिन जो बॉडी है वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेगी सेम टाइम में। अब यहीं पे बात करें फिर से, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। मान लेते हैं अभी भी 1 घंटा लग रहा है इसके यहां से यहां जाने में, 1 आवर 1 आवर 1 आवर। लेकिन अब मान लो यहां पे 1 किलोमीटर चला 1 घंटे में, अगले घंटे में वो 5 किलोमीटर चलता है, अगले घंटे में वो 2 किलोमीटर चलता है, अगले घंटे में वो 3 किलोमीटर चलता है। तो अब देखो यहां पे अगर इस दौरान उसका स्पीड देखा जाए तो 1 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे 2 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे 3 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब उसका स्पीड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और यहाँ देखिए तो इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। बात समझ आ रही है? तो यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ गए? सेम यही कॉन्सेप्ट लगता है यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में। बात समझ आ गई? चलो नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। ओके, अब देखो, अब जब हमने स्पीड देख लिया तो अब स्पीड का दूसरा जुड़वा भाई जो है उससे बात करते हैं। जैसे आपने पढ़ा था डिस्टेंस और उसका जो भाई था डिस्प्लेसमेंट। अब ऐसे ही स्पीड है तो एक उसका भी भाई है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, अरे वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी क्या होती है? तो वेलोसिटी भी वो स्पीड ही होती है, बस डिफरेंस क्या है कि स्पीड में
आप क्या और आ जाएगा स्पीड के साथ, हो जाएगा डायरेक्शन। अगर स्पीड के साथ साथ ऑब्जेक्ट के पास डायरेक्शन भी हो जाए तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वेलोसिटी अटेन करेगा, मतलब उसके पास क्या होगी, वेलोसिटी होगी। बात समझ आ रही है? अब देखो, अगर डेफिनेशन की बात करें तो वेलोसिटी क्या होता है, जैसे वहां लिखे थे डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, यहां लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट आप कवर करते हो वही आपका क्या होता है, वेलोसिटी होता है। अगला मेन पॉइंट क्या है, जैसे आपने देखा कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी थी, यहां पे देखो डायरेक्शन आ गया है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर इसके एसआई यूनिट की बात करो, एसआई यूनिट में कोई चेंज नहीं आता, एसआई यूनिट इसका मीटर पर सेकेंड ही होता है, और सीजीएस यूनिट की अगर बात कर लो तो वो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसमें कोई चेंज नहीं है, गॉट इट। और अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो वेलोसिटी लिखते हैं v। अब स्पीड को भी v से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को भी v से डिनोट करते हैं। तो हम लोग वेलोसिटी को डिनोट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं। एरो का मतलब हो गया वो डायरेक्शन भी शो करेगा, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। देखो ये क्या है, दिस इज योर स्पीड, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा वेलोसिटी को। कभी कभी आप इसको ऐसे भी लिखते हो, v के ऊपर एक ऐसे बार लगा दिया जाता है, तो इसका भी मतलब वही है जो इसका मतलब है, ठीक है। अब वेलोसिटी को हमने क्या लिखा कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बात समझ आ गई? तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहीं पे देखो एक चीज और समझ लो कि अगर ये तो स्पीड और वेलोसिटी की बात हो गई, अगर आपसे कभी एवरेज स्पीड पूछ ले या एवरेज वेलोसिटी पूछ ले तो कुछ नया नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज क्या होता है। अगर आपसे एवरेज स्पीड पूछता है, क्या पूछता है, एवरेज स्पीड, तो आप स्पीड लिखते थे तो लिखते थे डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब एवरेज स्पीड का मतलब हो गया आपने बहुत अलग अलग स्पीड से कोई डिस्टेंस कवर की है, तो अब आपको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस ले लेना है और टोटल टाइम जितना लगा है वो ले लेना है। तो यहां लिख लेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बात समझ आ रही है? अब यहीं पे अगर आपसे एवरेज वेलोसिटी बोल दे, अब देखो एवरेज वेलोसिटी जब आएगा तो वहां पे क्या आ जाएगा, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आएगा बस, और कोई चेंज नहीं होगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे, बाकी तो स्पीड वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही गए हो। इतनी बात समझ आ गई, नोट करिए। तो एक दो चीज और आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, ओके ठीक। अब देखो, जब आपने एवरेज स्पीड देखा, एवरेज वेलोसिटी देखा, तो इसी के साथ एक और चीज आती है, वो होती है आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये किस चिड़िया का नाम है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो इंस्टेंट का मतलब होता है एट राइट एट दैट मोमेंट, अभी इस क्षण, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन। मोशन के दौरान किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो उसकी स्पीड होगी, जैसे आप गाड़ी चलाते हो, मान लो बाइक चला रहे हो या कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो और आपकी नजर आपके जो स्पीडोमीटर उस पर जाती है, तो उस टाइम पे वो क्या बताता है, उस टाइम पे वो आपको उस टाइम की स्पीड बताता है कि उस राइट एट दैट मोमेंट आपकी स्पीड क्या है वो बताता है। ऐसा नहीं कि आपकी स्पीड लगातार वही है, वो तो हर सेकंड और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चेंज हो रही है, लेकिन आपकी नजर जब उस पर पड़ी तो उस टाइम पे जो स्पीड होगी दैट इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड हो, ठीक है।
तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन is known as instantaneous speed. इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब देखो, अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगा तो उसको मेजर करने वाला भी कोई चाहिए। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करने के लिए हर एक व्हीकल में क्या लगा होता है, एक स्पीडोमीटर लगा होता है, मेजर्ड बाई स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर मेजर करता है इंस्टेंटेनियस स्पीड को। और इसी के साथ साथ आपके व्हीकल्स में एक और चीज लगी होती है, ओडोमीटर। ये क्या करती है, मेजर्ड डिस्टेंस कवर्ड। ये क्या मेजर करती है, आपकी टोटल डिस्टेंस कितना कवर की हो, इसी को मेजर करता है ये ओडोमीटर। तो ओडोमीटर स्पीडोमीटर दोनों याद रखिएगा कि किसके लिए होता है। इतनी बात समझ आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर आपने स्पीड पढ़ लिया, वेलोसिटी पढ़ लिया, और वेलोसिटी को समझ गया कि वेलोसिटी के पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो अगर आपको वेलोसिटी को चेंज करना है, ध्यान सुनिएगा कि अगर आपका वेलोसिटी जो है, इसको आप चेंज कैसे कर सकते हो। तो वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड बाय, तीन तरीके से इसको चेंज कर सकते हो। पहली चीज, बाय चेंजिंग द स्पीड कीपिंग डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम। आप क्या करो, डायरेक्शन सेम रहने दो, स्पीड को ही बदल दो, तो क्या हो जाएगा, आपका वेलोसिटी बदल जाएगा। दूसरा, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन while keeping its speed constant। आप क्या करो, दूसरा चीज है कि आप स्पीड को कांस्टेंट रखो और डायरेक्शन को बदलते जाओ। ठीक, अभी मैं सबके एग्जांपल्स दूंगा, टेंशन मत लीजिए। तीसरा, बाय चेंजिंग बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर आपको वेलोसिटी को चेंज करना है, इसका मतलब हो गया कि आप इन तीनों में से कोई भी तरीके से वेलोसिटी को चेंज कर सकते हो। हमने बोला कि आप स्पीड चेंज कर दो, डायरेक्शन सेम रखो, क्योंकि देखो वेलोसिटी आपने पढ़ा कि वेलोसिटी जो होता है ये क्या होता है, स्पीड प्लस डायरेक्शन। इसका मतलब आप चाहो तो इसको बदल दो, इसको सेम रखो, तो भी वेलोसिटी बदल जाएगी। आप चाहो तो इसको बदल दो, इसको सेम रखो, तो भी वेलोसिटी बदल जाएगी। अगर आप चाहो तो दोनों को बदल दो, तो भी वेलोसिटी बदल जाएगी। अब देखो क्या एग्जांपल देखता हूं मैं आपको। जैसे ये पहला आपका दिया हुआ है कि आपने स्पीड चेंज की, डायरेक्शन सेम रखा है। तो इसका एग्जांपल क्या है कि जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट आप ऊपर से छोड़ रहे हो, अ बॉल थ्रोन नहीं, ए बॉल रिलीज्ड फ्रॉम ए हाइट। देखो, एक बॉल लिया आपने, ऐसे छोड़ दिया,
अब आप क्या है, इसका डायरेक्शन बदलेगा क्या? नहीं। अब ऐसा छोड़िए, इस छोड़ने पे ऐसे ऐसे नाचेगा, नाचते हुए बॉल जाएगी? नहीं जाएगी। ऐसे अगर बॉल छोड़ते हो तो वो कहां जाएगी? एकदम डायरेक्टली नीचे जाएगी, उसका डायरेक्शन नहीं चेंज होगा। लेकिन अभी आप यहां पे पकड़े हो, अभी आप यहां पे पकड़े हुए हो तो उसका स्पीड कितना है? 0। लेकिन जैसे छोड़ोगे अब उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और जमीन पर टकराने से जस्ट पहले उसकी स्पीड क्या होगी? मैक्सिमम होगी। इसका मतलब इसका स्पीड चेंज हो रहा है लेकिन उसका डायरेक्शन सेम है, तो ये क्या होगा? उसकी वेलोसिटी बदल रही है। दूसरा देखो, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन वाइल कीपिंग द इट्स स्पीड कांस्टेंट। अब इसका एग्जांपल क्या लिखोगे? अ कार मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर ट्रैक विथ कांस्टेंट स्पीड। अब आप कार ले लो, ठीक है, कार चलाओ या बाइक चलाओ और एक सर्कुलर पाथ पे आप चला रहे हो, ठीक है। अब आप देखो, जब भी सर्कुलर पाथ पे आप चलते हो तो याद रखना कि अगर इस पॉइंट पे आपको डायरेक्शन बोला जाएगा कि डायरेक्शन किधर है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, डायरेक्शन इधर दिखाएगा। अगर इस पॉइंट पे पहुंचे हो, इस पॉइंट पे डायरेक्शन पूछता है तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन इधर होगा, इस पॉइंट पे डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा, इस पॉइंट पे डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा, इस पॉइंट डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा। अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है लेकिन हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो रहा है? बदल रहा है, इसका मतलब आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, ठीक। तीसरा कहता है कि बाई चेंजिंग बोथ द स्पीड एंड डायरेक्शन वो वेरी करा दो। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? जैसे कोई एक बस है, जिगजैग मोशन कर रही, जिगजैग पाथ पे चल रही है, जिगजैग मतलब ऐसे 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 घूम रही है, तो उसकी स्पीड भी बदल रही होगी और उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा होगा। तो इसका मतलब ये एग्जांपल हो जाएगा इस थर्ड का। तो आप समझ गए होगा कि वेलोसिटी को कैसे आप चेंज कर सकते हो। बात समझ में आ गई? चलो अब एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस लेते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को और बूस्टअप करते हैं। ओके, नोट इट डाउन। ओके, चलो अब थोड़ा सा एक दो न्यूमेरिकल्स लगाते हैं और आपको प्रॉपर अच्छे ढंग के न्यूमेरिकल्स आपको डीपीपी में मिल जाएंगे, आप उसकी प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है, ए बॉडी मूव्स 40 मीटर इन ईस्ट and then 30 meter in west direction. Find its पहला एवरेज स्पीड, दूसरा एवरेज वेलोसिटी, सॉरी यहां वेस्ट नहीं नॉर्थ लिखिए, एवरेज वेलोसिटी। देखो आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो। बोलता है एक बॉडी है जो 40 मीटर ईस्ट चलती है और उसका 30 मीटर नॉर्थ चलती है। अब बताओ कि उसका एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज स्पीड क्या है। देखो पहले तो आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सिस्टम समझो। ईस्ट किधर होता है? इधर। वेस्ट किधर होता है? इधर। नॉर्थ किधर होता है? इधर। और साउथ किधर होता है? इधर। अब देखो पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। ये ऑब्जेक्ट मान लो यहां पे था, एक बॉडी जो थी यहां पे थी, ए पॉइंट पे थी। अब यहां से 40 मीटर ईस्ट चलती है। कहां चलती है? 40 मीटर ईस्ट, यहां पहुंच गई। अब यहां से 30 मीटर नॉर्थ चलती है, 30 मीटर नॉर्थ। अभी पहुंच गई, ये मान लो बी पॉइंट था, यहां पॉइंट सी है। अब ए से बी, बी से सी पहुंच गया। अब देखो अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें, देखो वी एवरेज, मैं शॉर्टकट तरीके से लिखूंगा, वी एवरेज क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ना। चलो बताओ डिस्टेंस कितना चलेगा? ए से बी गया 40 मीटर प्लस बी से सी गया 30 मीटर, सॉरी यहां टाइम भी दिया हुआ है, डायरेक्शन इन 30 सेकेंड, फाइंड इट्स
टाइम दिया है 30 सेकंड, पूरा टाइम उसको लगता है, तो टोटल टाइम कितना लगा 23। तो बताओ ये हो गया 70/30, ये इससे कैंसिल हो गया, ये हो गया 7/3 मीटर पर सेकेंड, मतलब 3 2 6, 2.6666 मीटर पर सेकेंड। बात समझ आ गई। अगर हमें एवरेज वेलोसिटी की बात करें, देखो एवरेज वेलोसिटी को हमने बोला ये स्पीड हो गया, इसके ऊपर आपने बार लगा दिया, एरो लगा दिया, वो हो गया एवरेज वेलोसिटी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब बताओ कि यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ए से बी गया, बी से सी गया, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिला दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए स्ट्रेट लाइन से, ज्वाइन कर दिया। अब ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बना क्या, ये अगर 40 है या 30 है तो ये कितना आएगा, √40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर होगा क्या, ये हो गया 1600 प्लस 900 कितना हो जाएगा 2500, मतलब इसका क्या आ जाएगा 50 मीटर आ गया, 50 मीटर। तो ये हो गया 50 मीटर। अब आप डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखोगे, 50 अपॉन टाइम कितना लग रहा है 30, ये हो गया 5/3 मीटर पर। बात समझ में आ गई, कैसे आपने एवरेज स्पीड निकाला, कैसे आपने एवरेज वेलोसिटी निकाला। आगे बात समझ में। एक और क्वेश्चन लेते हैं, नोट इट डाउन। ओके, देखो एक क्वेश्चन और, देखो एक ट्रेन है, क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 30 किलोमीटर of 120 kilometer at a speed of 30 किलोमीटर पर आवर। फिर कहता है कि what should be the speed in traveling the remaining distance, so that its average speed during whole journey would be 60 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो आप क्लियर समझ में आएगा क्या चीजें पूछ रहा है। देखो अब क्वेश्चन दिया क्या है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। कहता है एक ट्रेन है, ये मान लो ए से बी तक जाना है इसको, टोटल डिस्टेंस कितनी है 120 किलोमीटर ना, और ये पहला 30 किलोमीटर जो है, फर्स्ट 30 मान लेते सी पॉइंट आ गया, ये ए है, ये बी है, ये सी है। फर्स्ट 30 किलोमीटर जो है ये आपका 30 किलोमीटर है, इसको कितनी स्पीड चलती है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करती है। अब बताओ नेक्स्ट कितना बचा है, 90 किलोमीटर बचेगा ना, ठीक है। अब देखो इधर का स्पीड हमें नहीं पता है ना, तो मान लेते हैं हम लोग इधर का अगर यहां पे हम लोग क्या करें कि इसका एवरेज स्पीड मान लो, इधर का स्पीड मान लो वी 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 है, क्या है वी। देखो एवरेज स्पीड का पहले फॉर्मूला लिखो, वी एवरेज क्या पढ़े हो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो आपके पास क्या गिवन है, टोटल डिस्टेंस कितना है 120 है ना, अपॉन टोटल टाइम नहीं पता है। अब देखो स्पीड इज इक्वल टू क्या पढ़ते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर टाइम निकाल ले तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, क्या होगा ना। तो अब हम यहाँ क्या लिखते हैं, मान लेते हैं यहां से पहुंचने में इसको टाइम t1 लगा और यहां से यहां पहुंचने में टाइम t2 लगा, तो ये क्या हो जाएगा t1 प्लस t2 होगा, ठीक है। अब एवरेज स्पीड कितना दिया है 60, ये 60 हो गया, ये 120 हो गया अपॉन, अब बताओ t1 निकालना है, ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस 30 अपॉन स्पीड कितना है 30 किलोमीटर पर आवर, तो आपने लिखा स्पीड हो गया 30, डिस्टेंस हो गया 30 अपॉन टाइम है t1, t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 आवर। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे देखो, यहां पे आपका यहां पे देखिए दूसरे वाले में देखिए, यहां पे आपका क्या है कि अगर आपका स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हो, क्या लिखते हो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड आपका नहीं पता है v मान लिया, डिस्टेंस आपने 90 ट्रेवल किया अपॉन टाइम कितना लग रहा है t2, ठीक है। तो t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 बाई v, क्या हो जाएगा 90 अपॉन v मिलेगा, और t1 कितना मिला है 1 आवर, ये इतना आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको उठा के यहां रख दो, तो ये देखो 1 प्लस 90 अपॉन v, अब क्या करना पड़ेगा हमें एलसीएम ले लो, तो यहां से 60 इज इक्वल टू 120 अपॉन v, एलसीएम लिया तो v प्लस 90 अपॉन v, ये v ऊपर जाएगा, तो देखिए ये v ऊपर गया तो 60 इज इक्वल टू 120v अपॉन v प्लस 90। अब देखो यहां से एक चीज कैंसिल हो जाएगी, ये 0 0 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 6v प्लस 9 6 540 इज इक्वल टू 12v, इसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 12v माइनस 6v इज इक्वल टू 540, तो ये हो गया 6v इज इक्वल टू 540। अगर इसको आप कैंसिल कर दो 6 9 जा, तो v की वैल्यू क्या आ गई 90 किलोमीटर पर आवर। तो ये वो स्पीड होगी जो अगर ये ट्रेन मेंटेन कर ले रिमेनिंग डिस्टेंस ट्रेवल करने में, तो उसकी एवरेज स्पीड ओवरऑल जो हो जाएगी जर्नी की, वो आपकी 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। बात समझ आ रही है कैसे किया गया क्वेश्चन को? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, एक बार कर लोगे और डीपी में आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, प्रैक्टिस कर लें आप लोग, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, और अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग फिर इसके आगे का टॉपिक जो है कंटिन्यू करेंगे, और वो होगा हमारा एक्सेलरेशन। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।